हम भूल जाते हैं बहुत सारी बातों को, किस तरह से कर्म बनते हैं, बने होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो फिर सवाल आता है क्यों। लाइफ में जब कोई एक्सपीरियंस आता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण तो होता है, कॉज एंड इफेक्ट। हम लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका कारण है। तो कर्मा से रिलेटेड एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है इमराल टैबलेट ऑफ थॉट में, एज अबव सो बिलो। जैसा ऊपर की दुनिया है वैसी ही नीचे की दुनिया है। अगर हमें अपने जीवन को समझना है, अगर हमें धरती के जीवन को समझना है, तो हमें ऊपर की दुनिया, ऊपर के लोग की व्यवस्था को देखना और समझना आना चाहिए। इमराल टैबलेट हर्मिस की टीचिंग में ये सिंबोलिज्म, जब लैंग्वेज नहीं था, ABCD, तो सिंबल से बातें बताई जाती थी। और वो भी एक अच्छा ढंग है, सिंबल से बताना कम समय लगता है, जल्दी बता देते हैं। तो मरकबा का जो सिंबल आता है, उस सिंबल का भी एक मीनिंग ये है, एज अबव सो बिलो। ट्रायंगल फायर, ट्रायंगल में ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई एयर, रिवर्स ट्रायंगल वाटर। फायर राइजेस अबव, जब हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो तो उसका ये सिंबल है, अपवर्ड पॉइंटेड ट्रायंगल और पिरामिड। डाउनवर्ड पॉइंटेड ट्रायंगल और पिरामिड, ट्रायंगल इन 2 डायमेंशन, पिरामिड इन 3 डायमेंशन। वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, जब कॉन्शियसनेस नीचे की ओर बहती है, जब हम जन्म लेने की तैयारी कर रहे होते हैं, या जब विजडम डिसेंड करता है तो ये ऊपर से डिसेंड करता है। और उसका कॉम्बिनेशन ये सिंबल है। या और भी कई अलग अलग ढंग से आता है ये सिंबल। इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, और इड़ा पिंगला सुषुम्ना की टिप पर जब क्राउन है, क्राउन का जब फ्लरिशिंग होता है तो एंजल की तरह विंग आते हैं। विंग इज अ symbolism of freedom to travel any part of cosmos as one desire, as one need। अभी हमारे पास फ्रीडम नहीं है क्योंकि अभी हम नहीं जानते अपने आप को। इसलिए हम रात में सोते भी हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं अपने अपने आप के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति। एज अबव सो बिलो, बहुत सारे सिंबल में ये मीनिंग आती है। दिस सिंबल आई लाइक वेरी मच, कि हमारे फ्रेंड्स, ऊपर जो हमारे फ्रेंड्स हैं ऊपर के लोक में, वो जन्म लेते हैं तो हमारे वो नीचे भी फ्रेंड बन जाते हैं। और अगर वो ऊपर रहें स्पिरिट गाइड के रूप में, तो भी वो हमें हमारे साथ फ्रेंडशिप निभा सकते हैं। तो जब हम फ्रेंड्स ढूंढते हैं तो हम वैसे फ्रेंड्स ढूंढ लें, हमारे सोल फ्रेंड्स जो पहले से हमारे फ्रेंड्स हैं, तो फिर वो फ्रेंडशिप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग एंड मोर सेटिस्फाइंग यूजफुल होता है। तो कर्मा में समझने में, जब हम सोल ग्रुप कर्मा समझने पे आए तो पहले हमको ग्रुप समझना पड़ेगा। तो ग्रुप दो तरह से बनते हैं, होते हैं। एक तो है डेवलपमेंटल पर्पस से, स्ट्रक्चरल पर्पस से। 7 सोल का छोटा ग्रुप होता है, उसको फैमिली कहते हैं। 7 फैमिली मिलती है तो सोल क्लैन बनता है। 7 सोल क्लैन से कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी से 7 सोल कम्युनिटी से फिर सोल सिटी एंड फिर सोल नेशन। ऐसे छोटे 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 ग्रुप और फिर वो ग्रुप बड़े होते गए।
तो हमारा सबसे ज्यादा कार्मिक कनेक्शन हमारी फैमिली से है, फिर हमारे क्लैन से भी है, फिर हमारी कम्युनिटी से भी है, फिर हमारी सिटी से भी है, और फिर हमारे देश से भी है। तो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर मतलब, इसको मैं अपने एग्जांपल से बताऊं कि जैसे हम, मेरा जन्म जहाँ हुआ, मैं, मेरा होम टाउन पटना है, बिहार है, तो उस ग्रुप से मैं वहां से जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ रहूंगा। फिर जिस स्कूल और कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, वहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो उनसे मैं जुड़ा हुआ रहूंगा। फिर मेरी जो बायोलॉजिकल फैमिली है, उसका करेक्शन होगा, जो बायोलॉजी में जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स के रूप में आता है। तो ये जो ग्रुप है, ये सब जो ग्रुप है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में, ग्रो करने के प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट आए, मतलब उनको हमारी लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन फिर जब हम बातों को समझते हैं, जीते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को, समझते हैं लाइफ में क्या करना चाहिए, तो फिर हमारे नीड के अनुसार, हमारे फंक्शन, काम के अनुसार हमारा ग्रुप बनता है। जैसे अगर मैंने डॉक्टर बनना चूज किया, तो फिर जो मेडिकल एसोसिएशन है, मैं उससे एसोसिएटेड हूँ, एफिलिएटेड हूँ। इसको ऐसा भी कहा जाता है ग्रुप एंड टीम, कि जो नॉर्मल है वो ग्रुप हो गया जब पैशन, प्रोफेशन और पर्पस से है, तो फिर वो टीम हो गई। अब ये ग्रुप कर्मा कैसे हमसे जुड़ी हुई रहेगी, इस बात को समझे हम, कि मान लीजिए कभी किसी ग्रुप ने, ग्रुप ऑफ डकैट्स, कुछ डाकुओं ने किसी गांव पर हमला किया, या एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी पे कुछ किया, तो अगर कोई क्राइम, कोई वायलेंस अगर हुआ है पूरे एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप पर, अगर ग्रुप ऑफ लोगों ने कोई क्राइम किया है किसी दूसरे ग्रुप पर, तो जब कर्मा की बैलेंसिंग जब होगी, तो पूरे ग्रुप को एज ए कंबाइंड रूप से उस एक्सपीरियंस से गुजरना होगा ना। दूसरे एग्जांपल से देखें कि दो क्रिकेट टीम या कई सारी क्रिकेट टीम अगर खेल रही है, भारत का क्रिकेट टीम है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टीम है, और फिर ऑस्ट्रेलिया अगर जीत गई, भारत हार गया, तो भारत की टीम जो हारे, उस हारने का उसे दुख हो गया। तो अब कोई एक सिंगल पर्सन, सिंगल क्रिकेटर, चाहे कितना ही अपने पर्सनल लेवल पे कर्मा को इम्प्रूव कर ले, लेकिन जो हारने का भाव है, जो गिल्ट है, वो तो ओवरकम नहीं होगा जब तक फिर से वो ग्रुप साथ में ना आए, और फिर वो ग्रुप का वो एक्सपीरियंस का एक्सचेंज हो। तो अगर हम इन इन पैरामीटर को समझेंगे, तो समझ में आएगा कि ग्रुप का मैकेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम ग्रुप के रूप में जो चीजें हो गई, जो चीजें हमने कर दी जाने अनजाने, उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, उस कॉन्सिक्वेंस को पाने के लिए, को बैलेंस करने के लिए, हमें क्या फिर से वेट करना पड़ सकता है कि वो फिर से वो ग्रुप, हमारी तरफ से ग्रुप हो, जो दूसरा ग्रुप है वो ग्रुप पूरा हो, तब एक्सपीरियंस वो पूरा होगा। इसलिए हमें बहुत पर्पसफुली अपना ग्रुप चूज करना चाहिए। महाभारत की कहानी में आ जाता है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा है, तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सभी साइलेंट थे। अब इसमें ऐसा है कि वो, ऐसा आता है विवरण कि हमने नमक खाया है कौरवों का, तो अगर वो नमक खाया है,
तो फिर हमें तो उनका पे करना पड़ेगा। जब महाभारत के युद्ध में वो लड़ते हैं कौरवों की तरफ से, तो वो नहीं भी जान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी साइलेंट रहना या उनको उनके तरफ से लड़ना। तो ग्रुप, हम किस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, फिर उस ग्रुप के कॉन्सिक्वेंस हमें हमारे पास आते हैं। तो ग्रुप कर्मा हमारा, हमारे पिछले जन्मों में, हमारे पिछले डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम कौन कौन ग्रुप से जुड़े हुए रहे, ये तो हमें पता नहीं है। और हम उसको नहीं जानते हैं, और हमारी लाइफ में जब एक्सपीरियंसेस आते हैं तो फिर सवाल आता है क्यों। हर क्यों के पीछे कारण तो है। उस कारण को समझने के लिए हमें अपने पूरे सोल डेवलपमेंट, सोल जर्नी को जानना पड़ेगा। और फिर जहां पर जो हुआ है उसका बैलेंसिंग एक्सपीरियंसेस हमें करने होंगे, ताकि कर्मा बैलेंस हो, न्यूट्रलिटी और बैलेंस आए। यूनिवर्स में तो हर जगह बैलेंस ही रहता है। अगर कहीं पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किसी एक ग्रुप के द्वारा क्रिएट किए गए हैं दूसरे ग्रुप के लिए, जिससे दूसरे को हर्ट हुआ, तो उस हर्ट का बैलेंस तो होना है। फिर जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, तब तक वो कर्मा अनबैलेंस रहते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। हम, हमको लगेगा आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ठहराव आ जाएगा। तो जब इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, तो फिर वाट क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम राइट ग्रुप को चूज करें। हम किससे एसोसिएट होते हैं, हर छोटी छोटी बात का बहुत फर्क पड़ जाता है। तो सही लोगों के साथ उठे बैठे, सही लोगों के साथ जुड़े, जहां पर आप पूरी तरह से श्योर हैं उसकी क्वालिटी के प्रति, इथिक्स के प्रति, पर्पस के प्रति, वहां पर जुड़े। जहां पे भी आपका थोड़ा सा भी आपको इजी नहीं होता, जहां पे आपको कुछ बात पसंद नहीं आती, हैव करेज टू से नो। जहां पर आपको जेन्युइनिटी है, जहां पे खुशी है, जहां पे आप संतुष्टि है, उसी ग्रुप से जुड़े जुड़े रहें। दूसरों के काम में इंटरफेयर ना करें। हमको अपना सोल, अपना जीवन जीने का अधिकार है, धर्म है। दूसरा कौन कैसा क्या कर रहा है पूछता है तो हम बताएं, अपने अनुभव शेयर करें, लेकिन इंटरफेयर ना करें। हर लोगों को दूसरे को बात में टोकना, तुम ऐसे करो, तुमको ऐसे करना चाहिए, जब पूछे तब बोलना चाहिए। या थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं अपना अनुभव के तौर पे, ये चीज अच्छी है, मेडिटेशन अच्छा है, या ये अच्छा है। लेकिन हम दूसरों के हर चीज में इंटरफेयर करना कम सीखें। राइट वर्ड्स का यूज करें। हम जाने अनजाने अब कोई ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिससे दूसरों को हर्ट हो जाता है, तो फिर वो हर्ट के बैलेंस होने के लिए फिर एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कर्मा को बाईपास आप पूरी तरह से नहीं कर सकते। सरेंडर का जिक्र आता है कि आप समर्पण कर दोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ एक हो जाएगा। देखिए, सरेंडर करने से क्या होता है कि हम उसको बियर बेटर वे में कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके जीवन से पूरी तरह चला जाएगा। जैसे छोटे बच्चे को चोट लगती है, तो माँ क्या करती है, उसको बस हग कर लेती है, उसको चूम लेती है। तो बच्चे को पेन जो हो रहा है उससे उसका टेंशन डाइवर्ट हो जाएगा, उसको एक खुशी मिल जाएगी। तो पेन जल्दी हील भी हो जाता है, बात सच भी है, ठीक भी है। लेकिन जो फिजिकल अगर कोई पेन है, फिजिकल इंजरी है, तो वो तो अपना टाइम लगेगा ही हील करने में। तो धैर्य तो रखना पड़ता है तब तक के लिए। तो सरेंडर करने से बियर करना इजी हो जाता है, हमें उनको समझे फिर वो जो लाइफ में जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं वो उतने पेनफुल नहीं लगते, क्योंकि हम सरेंडर के मोड में जी रहे हैं। अरे जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, एक्सेप्ट करना सीखना है। और जो हो रहा है उसको फिर साइलेंटली बियर करना है। बार बार हम बोलते रहते हैं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ये बीमारी क्यों है, मेरे साथ लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है। अरे कारण तो है, कारण को भूल गए हैं आप। तो जितना आप बोलते रहेंगे क्यों क्यों क्यों, तो उतना आप उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। आप फिर से समझिए कि एक अपने लाइफ के सिचुएशन एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन करना एक तरह से हो गया, कर्मा पे क्वेश्चन करना। यू आर क्वेश्चनिंग मैकेनिज्म ऑफ कर्मा।
देयर आर कॉज, देयर आर रीजन। उन रीजन के प्रति धीरे धीरे हम साधना से जागते जाते हैं। जितना जागते जाएं अपने कर्मों के प्रति, उतना उनको बैलेंस करना इजी और इजियर हो जाता है। लेकिन हमें धैर्य तो रखना पड़ता है तब तक के लिए। तो ग्रुप कर्मा का मैकेनिज्म थोड़ा हमें समझना है, चिंतन करना है, सही ग्रुप से जुड़ना है, और जैसी ऊपर की दुनिया है वैसी ऊपर की दुनिया होती है। हम इस बात को समझें और धैर्य रखें जानने के लिए कि ये कैसे होगा। कर्मों का बैलेंस हम समझते जाएं धैर्य पूर्वक,